वेलकम टू द शो। मैं हूं डॉक्टर मलिक, आपका मेज़बान इस शो में, जो कि पेश कर जाता है हदायत टीवी पे हर फ्राइडे की शाम 7 बजे से लेकर 8 बजे तक। नाजरीन, इस शो में मैं आपकी लाइव टेलीफोन कॉल देता हूं और आपको इमिग्रेशन से मुतल्लिका मामलात पर रहनुमाई करता हूं, मशवरे देता हूं, एडवाइस देता हूं। अगर आपका कोई मसला है या आपकी कोई प्रॉब्लम है या आपकी कोई मुश्किल है, आप इस प्रोग्राम में फ़ोन करके मुझसे लाइव एडवाइस ले सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया गया है। काफ़ी सारे कॉलर्स लाइन के ऊपर है। देखते हैं हमारे आज के पहले कॉलर कौन है। जी हेलो, गुड इवनिंग सर। जी, गुड इवनिंग। Just want to ask two questions. I have leave to remain on the basis of my British child. Now, Britain is leaving EU. Will it be any problem when I extend my leave to remain? And what's the nationality of your child? Pardon? What's the nationality of your child? British. Thank you for your call. No, And I have second question as well. Okay, please. what's the second question? Second question is, when my child is 18 years, will it be a problem for our extension? Okay, thank you for your call. No, it shouldn't affect you. Basically, it's going to affect only people who are basically European citizen. It's not going to affect you in any way. The second thing, you are already on discretionary leave. So if your child has basically, or your son is basically crossing 18 years age, it won't affect your application. You will basically continue with your discretionary leave. Thank you for the call. देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी नाज़रीन, आप जब भी फ़ोन करें प्लीज़ टीवी की आवाज़ थोड़ी सी कम कर दिया करें, ताकि आपकी जो आवाज़ है वो हम बेहतर अंदाज में सुन सकें। बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। हेलो जी हेलो, सत श्री अकाल मलिक साहब। जी सत श्री अकाल। हाँ जी मलिक साहब, अपना ना हाई कोर्ट ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵਿਊ। ठीक है। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਲੈਟਰ ਆਈ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, please address all future correspondence relating to this judicial review claim to the government legal department who are instructed to deal with this claim. They can be connected by post and DX. ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਥਰੂ से केस अप्लाई किया है कि नहीं? जी कल का शुक्रिया। मैं लगता है कि ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰੋ ਕਿ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵਿਊ ਕੇਸ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਸਲਿਸਟਰ ਦੇ ਥਰੂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਲਿਸਟਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਵਾਈਜ਼ ਕਰਨਗੇ ਤੁਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਕੀ ਕਰ सकते हो। चूँकि कोई नेक्स्ट स्टेप करना है वो तो दस देंगे। नाजरीन, प्रोग्राम की बाकी कॉल देने से पहले मैंने पिछले प्रोग्राम में भी आपको बताया था कि हमारे काफ़ी सारे लोग यहाँ पे हैं जिनके पास यूरोपियन सिटीज़नशिप है। तो इसमें काफ़ी सारे लोग हैं जो कि हज़ारों की तादाद में हैं। हमारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने ना तो यहाँ रेजिडेंट परमिट लिया है और ना ही रेजिडेंसी परमानेंट रेजिडेंट उन्होंने यहाँ रेजिडेंसी ले रखी है। तो इसका मतलब ये है कि आइंदा फ्यू वीक्स में इनको प्रॉब्लम पड़ने वाली है। एक दफ़ा अगर रूल्स चेंज हो गए तो उसके बाद आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। वो लोग जो कि यूरोपियन सिटीज़न हैं, अगर वो यूके में काम कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं, तो जितना जल्दी हो सके तो वो अपनी यहाँ पे एक रेजिडेंट परमिट होता है वो ले लें। और ऐसे लोग जो यहाँ पे काम कर रहे हैं पिछले 5 सालों से या जो पिछले 5 सालों से पढ़ रहे हैं, तो वो अगर चाहें तो वो परमानेंट रेजिडेंसी भी ले सकते हैं। तो अगर आप अभी नहीं करेंगे तो इसका रिज़ल्ट ये निकलेगा कि कुछ ही वीक्स में कानून चेंज होने वाला है। आमतौर पर लोग ये समझते थे कि इसमें 2 साल लग जाएंगे, लेकिन 2 साल वो नहीं लगेंगे। जिस हिसाब से चीज़ें मूव हो रही हैं तो चांसेस हैं कि नेक्स्ट फ्यू वीक्स में इस सिलसिले में कोई नया कानून आ जाएगा। और एक दफ़ा उन्होंने इस पर पाबंदी लगा दी तो फिर इन सब लोगों को जिनके पास रेजिडेंट परमिट नहीं होगा या परमानेंट रेजिडेंसी नहीं होगी, उनको वापस अपनी कंट्रीज़ में जाना पड़ेगा। इस वजह से अगर आप यूके में मौजूद हैं और काम कर रहे हैं, बेनिफिट्स नहीं ले रहे हैं, अगर काम कर रहे हैं तो रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर दें। तो अगर 5 साल से काम कर रहे हैं तो फिर परमानेंट सेटलमेंट आप ले सकते हैं। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो जी हाँ जी मलिक साहब, मैं पहला कॉल की थी ना, वो लैटर बारे ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਆ जी ਤੇ ਉਹ ਫੋਨ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡਾ ਵਕੀਲ ਆਪਣੇ ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਦਾ ਆਫਿਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ। ठीक है जी, ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਰੋ ਕਿ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ। चूँकि वो कोई होर इन्फॉर्मेशन ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ उनके इन्फॉर्मेशन ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਫਾਈਲ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਦਫ਼ਤਰ ਆ ਜਾਓ ਜਾਂ फ़ोन करके ऑफिस ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ कि नेक्स्ट उनके कर सकते हैं फाइल देखने के बाद। कॉल का शुक्रिया। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे ये पूछना था कि अगर सेपरेशन हो जाती है पेरेंट्स की तो क्या मैं अप्लाई करूं, पाकिस्तानी पासपोर्ट है तो मुझे यहाँ का इंडेफिनेट मिलेगा? नहीं, क्या हुआ अगर? मैं जॉब नहीं करती। नहीं, आपका क्या मसला है? पेरेंट्स की सेपरेशन हो चुकी है तो। उनकी पेंशन हो चुकी है? हाँ जी, पेरेंट्स की सेपरेशन हो गई और अगर यहाँ पे अप्लाई करूँ। नहीं, उनका क्या हो गया? सेपरेशन हो गई है। वो क्या है? पेंशन? सेपरेशन, यस। तो आप यूके में कब आई थी? मुझे इस जून में हो जाएंगे 5 साल। तो आपके पास कौन सा स्टे है? नहीं, सॉरी, नेक्स्ट में मुझे 5 साल होंगे जून में। जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। मुझे लगता है कि आपके शायद जो मेन स्पॉन्सर हैं तो उन्होंने शायद यहाँ पे काम नहीं किया या पता नहीं किया, ये उन पे डिपेंड है। क्योंकि जब आपको वीज़ा मिला था उन्होंने एस्टेब्लिश किया था वो यहाँ पे काम कर रहे हैं। अगर वो काम नहीं कर रहे हैं तो ये आप पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो आप देख लें, अगर वो काम कर रहे हो तो फिर आप पे कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर वो काम नहीं कर रहे हैं तो फिर वो कह सकते हैं कि वो अपनी कंट्री वापस चले जाएँ। कॉल का शुक्रिया। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी हेलो। जी हेलो, नमस्कार जी। जी हेलो। जी, आप बात करें टेलीफोन पर। हाँ जी, कर रहे हैं जी। तो पूछो, क्या पूछना है? हमने डॉक्टर मलिक साहब बोल रहे हैं? जी हाँ। डॉक्टर साहब, हमने पूछना था, मैं ना जर्मन से आया हूँ। ठीक है। हेलो। जी बिल्कुल, आप बात कंटिन्यू रखें। हाँ जी, मैं जर्मन से आया हूँ ना, इधर यूके इलीगल एंट्री हुई है मेरी। ठीक है जी, आप बात कंटिन्यू रखें, टीवी ना देखें। मुझे लगता है कि आपकी कॉल शायद डिस्कनेक्ट करना पड़ेगी क्योंकि आप टीवी देखने में मसरूफ़ हो गए। तो प्लीज़ जब भी आप फ़ोन करें तो आप टीवी की आवाज़ कम कर दिया करें और टेलीफोन पर हमसे बात किया करें। बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मलिक साहब, ईद मुबारक। जी, आपको भी मुबारक हो। मैंने आपसे एक सवाल करना था कि मेरे हस्बैंड इधर विजिट वीजे पे आए थे और ओवर स्टे हो गए थे। ठीक है। और तो हमारा एक बेबी भी है 6 मंथ का। अच्छा, तो उनका कुछ हो सकता है? आपका लीगल स्टेटस क्या है यहाँ पे? मेरे पास इंडेफिनेट है। तो लेकिन वो उनको 4 साल हो गया ओवर स्टे हुए। 4 साल हो गए ओवर स्टे। तो आपको इंडेफिनेट स्टे कैसे मिला था? ह्यूमन राइट्स पे। ठीक है जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। आप अगर चाहें तो ह्यूमन राइट्स की एप्लीकेशन उनके लिए भी डाल सकते हैं, क्योंकि अगर 4 साल से इकट्ठे रह रहे हैं, एक बच्चा भी है और पार्ट ऑफ फैमिली रहे हैं, आप ह्यूमन राइट्स में एप्लीकेशन डाल सकते हैं। उसमें 100% गारंटी तो नहीं होती है लेकिन चांसेस होते हैं। तो ज़्यादा बेहतर है हस्बैंड को कहें कि बजाय इलीगल रहने के तो ह्यूमन राइट्स की एप्लीकेशन डाल दें। कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम जी मलिक साहब। जी वालेकुम सलाम। सर जी, मेरा सवाल ये है कि मेरी वाइफ जो है पोलिश नेशनल है और मेरा बेबी एक ब्रिटिश और ब्रिटिश नहीं है, अभी वो बोर्न हुआ है। तो मुझे उसकी परमानेंट लेने के लिए रेजिडेंस परमिट लेना है। उसको तो 7 साल हो गए, पर वो मैंने आज होम ऑफिस को किया था, उन्होंने बोला है कि वो रेजिडेंस परमिट अप्लाई नहीं कर सकती क्योंकि उसका 1 साल गैप था काम के दरमियान। अभी वो रेजिडेंस परमिट अप्लाई कर सकती है? प्लीज मुझे ये बताइए, अगर कर सकती है तो उसके लिए क्या कौन से पेपर चाहिए, और वो कौन का रही है, सेल्फ एम्प्लॉयड शो कर रही है? जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। पहली बात ये, सेल्फ एम्प्लॉयड पे आमतौर पर कोई आदमी बिलीव नहीं करता है। सेल्फ एम्प्लॉयड जो प्रोफेशनल लोग होते हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, जैसे कोई सोलिसिटर हुआ, वकील हुआ, कोई अकाउंटेंट हुआ, वो तो सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हैं। आपको एक कहे कि जी मैं क्लीनर सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ तो वो नहीं मानते हैं, क्योंकि सेल्फ एम्प्लॉयड का ये भी नहीं पता होता यहाँ पे है भी या नहीं। बहरहाल अगर वो कहीं काम कर रही हैं किसी एम्प्लॉयर के साथ पे रोल के ऊपर तो वो रेजिडेंट परमिट ले सकती हैं। जितना जल्दी है उनको कहें कि रेजिडेंट परमिट ले लें। एम्प्लॉयमेंट का अगर इशू करेंगे, सेल्फ एम्प्लॉयड है, वो शायद बिलीव करें या ना करें, ये अलग बात है। तो एम्प्लॉयमेंट कहीं ले कर वो रेजिडेंट परमिट ले लें। कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। जी आप बात करें। मुझे लगता है कॉल ड्रॉप हो रही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। जी आप टेलीफोन पर बात करें। जी आप टेलीफोन पर बात करें, टीवी की आवाज़ कम कर दें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मुझे ये पूछना था कि हमने अभी अपना FRO फाइल किया है, हमें लास्ट 6 ईयर्स हो चुके हैं इस कंट्री में। ठीक है। तो मुझे ये पूछना था। ओके जी बात करें। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, आप टेलीफोन पर बात कंटिन्यू रखें। जी मुझे ये पूछना था कि हमें यहाँ पे 6 साल हो चुके हैं, हमने जो ना FRO फाइल किया हुआ है हमने अपना, ठीक है, और हमारा जो ना रिफ्यूज हो गया केस और हमें अपील मिली हुई है, ठीक है ना।
तो अब इसका क्या सोल्यूशन है? आपको बच्चों के साथ 6 साल हो गए हैं? बच्चों के साथ हमें तकरीबन 6 साल हो चुके हैं। जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। आप ये करें कि जो अपील आपने की है उसी को कंटिन्यू रखें। जब आपको 7 साल पूरे हो जाते हैं यूके में, तो फिर आप बच्चों की बेस पे अप्लाई करेंगे, फिर आपके चांसेस आपको यहाँ रहने की परमिशन मिल जाएगी। फिलहाल उसी अपील को आगे चलाते रहें जब तक आपके 7 साल नहीं होते हैं। कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। हाँ जी, डॉक्टर मलिक साहब नमस्कार। जी नमस्कार जी, मैंने पूछना था, मैं जर्मन से इलीगल एंटर हुआ हूँ इधर। ठीक है। हाँ जी, तो मैंने पूछना था कि मेरे उधर मैंने जील कराई थी ना उधर जर्मन में। आपने क्या अप्लाई किया था? जर्मन से एंटर हुआ था ना इधर इलीगल। ठीक है। तो मैंने उधर अपने फिंगर है मेरे जर्मन में ना, मेरा पॉलिटिकल स्टे का केस चल रहा था उधर। ठीक है। तो उसके दरबार मेरे को इधर आने का मौका मिल गया, तो मैं इधर आ गया ना। अच्छा। तो उसके दोबारा पूछना है कि इधर मेरा जी आप कंटिन्यू रखें। हाँ जी, हाँ जी, मैं इधर मैं कभी मेरे इधर फिंगर हो जाए यूके में, तो मेरे को उधर दोबारा भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे, ये पूछना था आपको। तो मेरा कुछ बन सकता है इधर? जी आपकी कॉल का शुक्रिया। अगर आप यहाँ आप पकड़े जाते हैं तो या तो आपको वापस अपने कंट्री में भेजेंगे या वापस जर्मनी में भेज देंगे, क्योंकि अगर आपने वहाँ पे असाइलम की थी तो कानून ये कहता है आपने वहीं बैठकर उसका वेट करना था, हाँ या ना में फैसला लेना था। लेकिन चूँकि आपने वहाँ पे असाइलम की थी, इसमें रूल यही कहता है कि अगर आप पकड़े जाते हैं तो या तो आपको इंडिया भेज देंगे तो या फिर आपको जर्मन वापस भेज देंगे, यहाँ पे आपका केस नहीं सुना जाएगा। कॉल का शुक्रिया। देखते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, मेरा नाम सुहेल है। जी सर, मैंने अपने 7 साल की बेस पे यहाँ पे केस अप्लाई किया हुआ है। ठीक है। तो उसके लिए मुझे 1 साल हो गया तकरीबन केस अप्लाई किए हुए, तो उसके लिए क्या चांसेस है? तो बच्चे को 7 साल हो गए हैं? बच्चा मेरा, लेकिन जो जिसके बेस पे 7 साल हुए वो पाकिस्तान से मेरे साथ आया था। तो एक बच्ची मेरी यहाँ पे बॉर्न भी है, वो 5.5 years की है। तो अभी 1 साल हो गया है। आपने फ़ी पे की थी? जी आपने फ़ी पे की थी होम ऑफिस की? हाँ जी, फीस भी पे की है सर, 4800। जी आपकी कॉल का शुक्रिया। हाँ, अगर आपने अप्लाई किया था 7 साल पूरे होने के बाद आपको परमिशन मिल जानी चाहिए। उसका प्रोसीजर यही है कि पहले आपको एक्नॉलेजमेंट आती है, उसके बाद आपके बायोमेट्रिक्स होते हैं, फिर जब आपका नंबर आता है उस वक्त आपका केस का फैसला होता है। अगर 3-4 महीने से ज़्यादा अर्सा हो जाए आप उनको रिमाइंडर भेज सकते हैं कि जी मेरे केस का जल्दी फैसला किया जाए। कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। हेलो मिस्टर मलिक। जी हाँ जी, मैं मैनचेस्टर से बोल रही हूँ। मेरा सवाल ये है कि मुझे इस कंट्री में 14 साल हो गए हैं और मेरे 2 बच्चे ब्रिटिश भी हो गए हैं। ठीक है। और मैं 6 साल से नाप सपोर्ट पर हूँ और मेरा असाइलम रिफ्यूज हो गया था, पर ह्यूमन राइट्स का केस चल रहा है, पर अब मेरी इस टाइम कोई एप्लीकेशन नहीं है। कैन यू प्लीज गाइड मी कि मैं क्या करूँ, कौन सी एप्लीकेशन डालूँ और मुझे क्या फीस देनी पड़ेगी जो ये FLRO की है, क्योंकि इस टाइम मेरे पास कोई वकील भी नहीं है। जी पहली बात यह कि आप गवर्नमेंट से मदद ले रही हैं तो आपको वो आपका केस बनता नहीं है, इस वजह से अभी आपका स्टे नहीं मिला। आइंदा भी आप इसी तरह लटकती रहेंगी। तो इसका हल यही है कि आपके 2 बच्चे ब्रिटिश हैं, उस बेस पे अप्लाई कर सकती हैं। उसमें आपको होम ऑफिस की फ़ी पे करना पड़ेगी जो कि 811 पाउंड और प्लस आपके लिए 500 पाउंड हेल्थ चार्ज करेंगे। टोटल आपकी 1311 पाउंड फ़ी होगी। वो पे करेंगे तो आपको 2.5 साल का स्टे मिल जाएगा। तो वो जब तक नहीं करेंगी तब तक होगा नहीं आपका। कॉल का शुक्रिया। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मलिक साहब, मुझे ये पूछना है कि हमें 9 साल हो गए हैं यहाँ पे इस कंट्री में। मेरा एक बेटा 17 का होने वाला है, एक 16 का और बेटी 11 की होने वाली है, जो 7, 8 और 1 साल के थे तो आए थे इस कंट्री में। हमारी लास्ट मंडे हियरिंग थी, तो उसमें जो है ना एक ये हुआ कि जो बैरिस्टर था होम ऑफिस का वो नहीं आया था। तो इसमें क्या चांसेस हैं कि ये जो फैसला 2 हफ्ते बाद या 3 हफ्ते बाद आना है हमारा, क्योंकि जज ने कहा था कि मैं 2 वीक्स के बाद आपको फैसला दूंगा। तो हमारा ज़्यादा टाइम तो नहीं लगा था कोर्ट में, बस आधा घंटा हम अंदर गए थे तो उसके बाद वापस आ गए थे क्योंकि हमारे से कोई क्वेश्चन नहीं हुआ था। तो इसमें आप बता सकते हैं कि क्या चांसेस हैं और अगर अलाउ करते हैं अपील तो कितना टाइम ये लोग लेंगे? अस्सलाम वालेकुम। जी आपकी कॉल का शुक्रिया। असल में ये जज पे है वो क्या फैसला करता है, चूँकि ऐसा कानून बन गया था 2012 में कि अगर कोई बच्चों के साथ 7 साल पूरे करे उसको यहाँ पे स्टे मिल जाना चाहिए। लेकिन उसके बाद होम ऑफिस वाले ज़रा थोड़े नास्टी रहें तो लोगों को तंग करते रहें जानबूझकर, जैसे आपकी एप्लीकेशन उन्होंने रिफ्यूज़ कर दी थी। चांसेस हैं कि आपको कोर्ट से यहाँ रहने की परमिशन मिल जाएगी, लेकिन फैसला जो जज ने ही करना होता है। वेट कर लें 2-1 वीक, देखें उसमें क्या डिसीजन आता है। कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। जी आप बात करें।
ये मुझे लगता है शायद ये कॉल ड्रॉप हो गया। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर जी मैंने अभी फ़ोन किया था, मैंने पूछा था यूरोपियन है वो, मैंने रेजिडेंस अप्लाई करना है, रेजिडेंस जो परमिट है, परमिट नहीं हो रेजिडेंस रिकॉर्ड है, उसके लिए कौन सा फॉर्म चाहिए मुझे प्लीज़? और मेरे पास वो जो मेरी वाइफ काम कर रही है उसकी वो सेल्फ एम्प्लॉयड की रजिस्ट्रेशन है उसके पास HM रेवेन्यू के से साथ। आपकी कॉल का शुक्रिया। आप जाएंगे किसी वकील से जाकर मशवरा करें, वो आपको बताएंगे। पहली बात मैंने बताया सेल्फ एम्प्लॉयड पे आमतौर पर इमिग्रेशन वाले बिलीव नहीं करते हैं। यही होगा आपके केस में भी, जब 3-4 महीने गुजरेंगे कानून चेंज होएगा उस वक्त इमिग्रेशन वाले कहेंगे जी हम बिलीव नहीं करते हैं। चूँकि इसकी वजह ये थी कि काफ़ी सारे लोग वहाँ से यहाँ पे लोगों को ले आते थे, रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करके उसको वापस भेज देते थे लड़की को, और यहाँ प्रिटेंड करते थे कि जी वो सेल्फ एम्प्लॉयड काम कर रही है। इस वजह से उसको बिलीव आमतौर पर इमिग्रेशन वाले नहीं करते हैं। तो बेहतर आप किसी वकील के से जाकर मिलें, उनसे एडवाइस लेकर फिर अप्लाई करें। कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। जी वालेकुम सलाम। जी मेरे साथ पूछना ये था कि हमारे 2 बच्चे हैं यहाँ बोर्न हुए, एक 9 इयर्स का एक 7 इयर्स का, और हमें तकरीबन इस कंट्री में 12 साल हो गए। अभी हमने लास्ट ईयर एप्लीकेशन की थी ह्यूमन राइट्स पे ना, बच्चों के एज के मुताबिक। तो अभी उन्होंने लास्ट मंथ हमारे बायोमेट्रिक्स मंगवाए थे, तो मैं पता करना चाहता हूँ कि हमारे केस में कितने चांसेस हैं स्टेट। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आपने अप्लाई कब किया था? जी आपने अप्लाई कब किया था? मार्च में हमने अप्लाई किया था, ह्यूमन राइट्स की एप्लीकेशन डाली थी लास्ट ईयर 2015 में। तो मैं शुरू से साइनिंग पे भी जा रहा हूँ, तो इस साल उन्होंने लेटर भेजा कि आप हमें बच्चों के और अपने नए अपडेट्स दें कि आपकी लाइफ में क्या चेंजेस हुई है। तो मेरे सोलिसिटर ने वो सारी फाइल बना के भेज दी। उसके फिर 1 महीने बाद मई के अंदर उन्होंने हमसे बायोमेट्रिक मांगे पूरी फैमिली के। ठीक है जी, आपका शुक्रिया। अगर आपने पिछले साल एप्लीकेशन की थी और 7 साल पूरे हो गए थे, तो अगर 2-3 महीने में उन्होंने आपके केस का फैसला नहीं किया था तो आपने उनको पुश करना चाहिए था। चूँकि ऐसा कानून बन गया था 2012 में कि जो बच्चों के साथ 7 साल पूरे करे उसको यहाँ परमिशन मिल जानी चाहिए। उसके बाद रिसेंटली हाईकोर्ट का भी एक फ़ैसला आ गया है। तो बहरहाल अभी लगता है कि उन्होंने आपके केस के ऊपर कंसिडरेशन शुरू कर दिया है, तो चांसेस है कि आपको यहाँ रहने की परमिशन मिल जाए, क्योंकि कानून यही कहता है, कोर्ट के डिसीजन यही कहते हैं। लेकिन होम ऑफिस की पॉलिसी एक रही है कि लोगों को तंग किया जाए, तो इस पॉलिसी के तहत चलते हुए लोगों को तंग कर रहे थे। तो बहरहाल चांसेस है कि आपको यहाँ रहने की परमिशन मिल जाएगी। कॉल का शुक्रिया। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ वकील साहब, मुझे ये पूछना है कि आज कुछ लॉ के हिसाब से कुछ केस 7 ईयर बिहाफ हार गए हैं, ऐसा कुछ हमने देखा इंटरनेट पर। तो क्या अभी ये दूसरे लोगों के ऊपर कोई असर पड़ेगी या मिलेगा? और दूसरा मेरा एक ये सवाल है कि कोर्ट के अंदर जब एप्लीकेशन डालते हैं तो क्या सेकेंड टाइम, अभी तक हमारा कुछ आया नहीं है अपर ट्रिब्यूनल कोर्ट में, तो क्या सेकेंड टाइम एप्लीकेशन करे तब ऐसा लिख सकते हैं कि भाई हमारा बेटा इस कंट्री में 7 साल बॉन्ड हो गया, उस टाइम नहीं हुआ था, अभी डाला तब नहीं हुआ था, अभी हो गया है? तो प्लीज हमें जवाब देना। जी आपकी कॉल का शुक्रिया। असल में आप जैसे केसेस जो हैं ये रिफ्यूज़ हो जाते हैं, चूँकि जब आपने एप्लीकेशन की तो बच्चा 7 साल का नहीं था, तो आपकी एप्लीकेशन सही होम ऑफिस ने रिफ्यूज़ की, क्योंकि आप रूल में नहीं आते थे। अभी आप कोर्ट में गए हैं फर्स्ट ट्राइब्यूनल में, वहाँ से भी आप हार गए होंगे। अगर आप अपर ट्राइब्यूनल में जाएंगे वहाँ से भी हार गएंगे, अगर उसके बाद हाई कोर्ट में जाएंगे फिर भी आप हार जाएंगे, चूँकि आप कानून में नहीं आ रहे थे। इसी तरह के फैसले होते हैं जिसका आपने जिक्र किया है। तो अगर आपको अब 7 साल पूरे हो गए तो 7 साल पूरे होने के बाद न्यू एप्लीकेशन करना पड़ती है, क्योंकि जब ये रूल बने थे 2012 में, उसमें उन्होंने लिखा था कि अगर कोई 7 साल के कानून के तहत अप्लाई करना चाहे उसको न्यू एप्लीकेशन 7 साल पूरे करने के बाद ही करना पड़ेगी। तो इस वजह से आप ये करें कि कोर्ट में जाने से आपको कुछ नहीं मिलेगा, आप होम ऑफिस को न्यू एप्लीकेशन कर दें 7 साल की बुनियाद पर। कॉल का शुक्रिया। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो जी। चलो मैंने पूछना था, मेरे फरवरी में 2.5 साल का वीजा फिनिश हुआ था, तो मैंने मार्च में अपना पेपर भेज दिए थे और उन्होंने पहले मेरी फीस नहीं निकाली थी, हमारे बायोमेट्रिक हो गए थे। उसके बाद फिर मैंने उन्होंने मुझे 30 दिन दिए थे, मैंने 30 दिन में वो पेपर भेज दिए दोबारा। अब मेरी फीस उन्होंने निकाल ली है, तो क्या बायोमेट्रिक मेरे दोबारा होंगे तो कितना टाइम लगेगा? जी आपकी कॉल का शुक्रिया। नहीं, आपके दोबारा बायोमेट्रिक्स नहीं लेंगे, अगर काफ़ी देर गुजर जाए फिर दोबारा लेते हैं, लेकिन आपके केस में नहीं लगता दोबारा बायोमेट्रिक्स लेंगे और 2-3 महीने में आपके केस का फैसला कर दिया जाएगा। कॉल का शुक्रिया। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो। जी। हेलो। जी फरमाइए।
Assalamualaikum, sorry. My question is, I've been in this country for 18 years, and I'm originally from Sweden, and I worked, studied my degree and master's, everything here, but I didn't know about applying because it was EU. And now the situation is I'm currently unemployed, so what are my options? Can I go for citizenship, ILR, or residency card? What Thank can I you do? for the call. Basically, you can't apply anything. You are one of them who basically have to go back. So unfortunately, you didn't take basic advantage of the time. So that's why you're not coming any category. You can't make an application for even for resident permit now. And because you didn't work, so it means there's a break. So you can't make any application. So best thing is probably my advice is just immediately get the job and apply for resident permit. That's the probably best thing. Then your 5 years will start from here now. So otherwise you are going to get trouble definitely. Thank you for the call. देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी आप बात करें। मुझे लगता है शायद ये कॉल ड्रॉप हो रही है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलर कौन है। जी जी बात करें। I'm sorry, it's me again. But I'm on a medical thing. I'm not signing on. I'm on medical, ESA, PIP, and disability allowance. Would that make a difference? Yes, they will ask you if you want to get benefits, you don't want to work here, then you have to go back to your own country. That's also a developed country. You need to stay over there. Then you don't need to come here and stay in the UK. Only workers can come to the UK and work, or basically the people who are coming here to study. So unfortunately, you are going to get trouble definitely. So best thing is just seek legal advice as soon as possible. Thank you for the call. देखते हैं हमारे next caller कौन है। जी फरमाइए। जी आप बात करें। हेलो जी हेलो जी आप बात करें। हेलो जी आप टेलीफोन पर बात करें। हेलो सर सुन रहे हो? जी सर मैंने टॉयक के बारे पता करना सी। जी क्या पता करना है कि ये टॉयक का केस है उनके की होएगा नो टॉयक के बारे जी ताड़ा क्या प्रॉब्लम है क्या पूछना चाहते हो? जिदा कि मैंने टॉयक का केस है ना उसको मैंने मराठ लगा दिया ना तो कि ये सानू टॉयक के बेस सानू कंसीडर करने या नहीं। तो अभी आपका केस कहाँ तक चल रहा है? क्या हो रहा है आपके केस में? अभी कुछ नहीं। अभी मेरा केस पहले रिफ्यूजल हो गया था वापस तो फिर मैंने कोर्ट से गया कोर्ट से रिफ्यूजल हो गई फिर उसके बाद मैंने रिफ्रेश एप्लीकेशन ला दी कंसिडर दिया पहला। ये तो नई एप्लीकेशन डाली थी इसकी फी पे की थी होम ऑफिस को? हाँ जी होम ऑफिस फीस पे की 811 पाउंड 500 जी। ठीक है जी आपकी कॉल का शुक्रिया। अगर तो 811 पाउंड पे किए हैं तो अच्छा किया है। इस केस को चलने दें क्योंकि पिछले दिनों एक फ़ैसला आया है टॉयक के बारे में तो जब तक उस केस का फ़ैसला नहीं होता तो आपको कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है। एप्लीकेशन कर दिया है अब वेट करें इसका क्या फ़ैसला होता है। कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। जी मेरा नाम किरण है। मुझे आपसे पूछना था कि मैंने पहले ना यहाँ से डिग्री की हुई है और मैंने Tier 2 वीज़े के लिए अप्लाई किया था पर अनफॉर्चुनेटली सॉलिसिटर ने ना फेक कॉस्ट दे दिया तो उस फेक कॉस्ट की वजह से मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया। उन्होंने मुझे 10 ईयर का बैन लगा दिया। तभी क्रिसमस का टाइम था मैं आपके पास भी आई थी तब आपका ऑफिस बंद था तो मैंने खुद ही एडमिनिस्ट्रेटर रिव्यू डाल दिया और उन्हें बता दिया कि ऐसे ऐसे मेरे सॉलिसिटर ने किया है और मैंने सॉलिसिटर से लेटर भी दी। जब मैं उससे आंसर पूछा कि ये कॉस्ट फेक है तो उसने मुझे लेटर दे दी कि होम ऑफिस ने गलती से ये कॉस्ट फेक कर दिया, ये फेक नहीं है, गलती से होम ऑफिस की लेटर आई है। तो मैंने वो लेटर भी होम ऑफिस को दिखा दी और उसकी कुछ रिकॉर्डिंग की थी तो वो भी मैंने होम ऑफिस को भेजी तो उन्होंने मुझे जो 10 ईयर का बैन था वो तो उन्होंने क्लियर कर दिया क्योंकि मुझे सभी सॉलिसिटर ने बोला था कि 10 ईयर का बैन कभी क्लियर नहीं होगा तो वो तो लकीली क्लियर हो गया। मैंने खुद ही करवा लिया। तो अभी प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने मुझे कहा कि एप्लीकेशन नहीं डाल दो पर एप्लीकेशन नहीं डालने के लिए मुझे सिर्फ उन्होंने मतलब 6 दिन दिए थे क्योंकि मेरा वीज़ा 6 फ़रवरी को फिनिश हो रहा था और मुझे जनवरी में या 31 दिसंबर में कुछ बोल दिया कि क्लियर हो गया आपका एडमिनिस्ट्रेटर रिव्यू में। तो फिर उन्होंने न्यू एप्लीकेशन डालने के लिए जब मुझे कहा तो कम टाइम होने की वजह से मैंने FLRO की एप्लीकेशन लगा दी है। तो मैंने उनसे ये भी प्रूफ जो सॉलिसिटर के से प्रूफ थे जो भी था सब डाल दिया। अभी तभी उनका कोई फिंगरप्रिंट्स आए वो भी मैंने दे दिए। तो अभी वो बोल रहे हैं कि आप इंटरव्यू के लिए आइए। अभी 18 जुलाई को मेरा इंटरव्यू है। जी आपकी तो मैं वरीड हूँ वो क्या। जी आपकी कॉल का शुक्रिया। आपने रहने के लिए एक बोगस एप्लीकेशन की थी तो 18 जुलाई को ज़्यादा चांसेस हैं आपको वहीं पे बैठा लेंगे क्योंकि आपका FLRO बनता नहीं था। अगर आपके पास जेन्युइन कैश लेटर था तो उस वक्त आप अप्लाई कर सकती थी
Tier 2 के लिए, तो जो कि आपके पास था नहीं, तो ये एप्लीकेशन आपने जस्ट किया टाइम बाई करने के लिए, इमिग्रेशन वाले समझ गए कि वापस नहीं जाना चाहती है, तो ज़्यादा चांसेस मुझे लगते हैं कि आपको वहाँ पे उस रोज़ बिठा देंगे या डिटेन कर लेंगे। तो ज़्यादा बेहतर है किसी वकील से मशवरा कर लें। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन के साथ ही टाइम हुआ एक ब्रेक का, आप TV देखते रहिएगा, ब्रेक के उस पार आपसे फिर मिलते हैं।